अपनी फिजिक्स की नोटबुक दिखा दीजिए। प्लीज बातें शातें बंद करें और ध्यान दें जरा। फिजिक्स में अगर आप गौर करें तो मैं अपना एक टॉपिक अभी बिल्ड करूंगा, देखिएगा मैंने कैसे उसको बिल्ड करना है कैसे नहीं। दिस इज ओ लेवल। आपकी बिन बिन होती रहेगी तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा जी। तो बच्चों अगर आप बिन बिन करते रहेंगे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा जी। प्लीज फोकस करेंगे तो ही मैं पढ़ा सकूंगा। आपका सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स है, और जो हमारा अभी भी, जिसको मैं अभी भी पहला सेक्शन समझता हूं, वो क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटीज ही है। और उस फिजिकल क्वांटिटीज में यू नो व्हाट, हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। कौन कौन सी क्वांटिटीज पढ़नी है जी? हमने बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज हमने पढ़नी है। बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज में बेस क्वांटिटीज कौन सी वाली हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन से वाली हैं? हमने पहले पढ़ा था कौन? लेंथ, साथ एरिया वॉल्यूम, फिर क्या पढ़ा था? मास, साथ में वेट एंड डेंसिटी, फिर क्या पढ़ा? सॉरी, फिर हमने पढ़ा टाइम, उसके बाद क्या पढ़ा? टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। फिर हमने चौथे नंबर पर क्या पढ़ा? टेम्परेचर। उसके बाद क्या पढ़ा? हीट। कौन से वाली? हीट कैपेसिटी भी और लेटेंट हीट भी। तो यूं समझिए टेम्परेचर के साथ दो किस्म की हीट्स पढ़ी हैं, एक हीट कैपेसिटी वाली और एक लेटेंट हीट वाली। ओके, इसका मतलब यह है कि हम इस वक्त क्या टॉपिक पढ़ा रहे थे आपको? हमारा टॉपिक चल रहा है बेस के खाते में कौन? टेम्परेचर। एंड डिराइव्ड के खाते में कौन? हीट। टेम्परेचर के साथ मैंने आपको कुछ बुनियादी सी बातें बताई कि वो एक बेस क्वांटिटी है, वो एक सेल्फ, क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो उसका क्या नहीं होना चाहिए, उसका कोई फार्मूला शर्मूला नहीं होना चाहिए। किसकी कॉपी है? आपकी वाली कॉपी चाहिए। आपने एक पेज मिसिंग है आपके, कोई बात नहीं, सैटरडे को नहीं आया, ठीक। हमने टेम्परेचर के साथ कुछ लिखा था और वहां ज्यादा हमने केल्विन और डिग्री सेल्सियस के ऊपर बात करने की कोशिश की थी कि उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे कन्वर्ट नहीं करते हैं। ठीक हो गया। फिर हमने हीट के साथ दो कॉलम्स बनाए थे, क्योंकि हम हीट कहां से पढ़ रहे थे? हीट हम केमिस्ट्री के खाते में भी पढ़ रहे हैं, तो वहां से उठाकर हम यहां उसकी फिजिक्स इन्वॉल्व करते जाते थे कि कौन सी फिजिक्स इन्वॉल्व है। होपफुली अब आपका टेस्ट भी हो चुका है। हाँ, बस एक चीज रह गई है, टेस्ट की प्रॉब्लम्स रह गई हैं। उस वक्त जब मैं टेस्ट की प्रॉब्लम्स करा रहा हूंगा, आई बिलीव कंप्लीटली जो आपका नॉलेज है वो मुकम्मल हो चुका होगा। क्या होता है सर जब हम हीट करते हैं? मैं आपको केमिस्ट्री बताऊंगा, आप मुझे फिजिक्स बताइएगा कि पार्टिकल्स उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी या एवरेज स्पीड ज्यादा होती है, तो उसकी फिजिक्स क्या है कि उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, और उस हीट का नाम क्या होता है? हीट कैपेसिटी उसका नाम है। अगर हम कहें पार्टिकल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस को ओवरकम या ब्रेक करते हैं और उनकी सेपरेशन ज्यादा होती है, तो ये कौन सा, इसकी फिजिक्स क्या है? उसकी स्टेट चेंज हो रही है और इसका नाम क्या है? इसका नाम लेटेंट हीट है। अच्छा, ये बातें हमें सारों को समझ आ गई। फिर इसके बाद हमने फॉर्मूले डेवलप किए जिसको आप हीट कैपेसिटी कहते हैं। प्लीज बताइए उसका फॉर्मूला क्या डेवलप किया आपने? MC डेल्टा टी। और जिसको आप लेटेंट हीट कहते हैं उसका क्या फॉर्मूला डेवलप किया आपने? ML। अब उस ML में या तो MLF या फिर MLV हमने डेवलप किया, डिपेंडिंग अपॉन क्या कि मेल्ट हो रहा है या बॉयल हो रहा है। अच्छा जी, तो आखिरी बात हमारी क्या लिखी हुई है? आखिरी बात एक तरफ हमारा हीट के साथ क्या चल रहा है जी? हीट के साथ आपके दो कॉलम्स चल रहे हैं, एक का नाम हीट कैपेसिटी है, एक का नाम लेटेंट हीट है। हीट कैपेसिटी में आपने क्या फॉर्मूला निकाला है? MC
डेल्टा टी, और लेटेंट हीट में आपने क्या फॉर्मूला निकाला हुआ है, m इंटू एल। ठीक हो गया। यहां पर किसी को मसला है जी? एक मसला आपके नोट्स में कि आप मास के लिए कैपिटल M लिख रहे हो, कैपिटल M सिंबल नहीं है, कौन सा सिंबल है, स्मॉल m सिंबल। अच्छा, फिर हमने यहां से आगे क्या किया हुआ है, हमने यहां से आगे इस C को सब्जेक्ट बनाया हुआ है। क्या किया हुआ है जी, इस C को सब्जेक्ट बनाया हुआ है। इस C की क्या को सब्जेक्ट बना के क्या फॉर्मूला बनता है, हीट एनर्जी ओवर m इंटू डेल्टा टी, m इंटू क्या, डेल्टा टी। यहां से आपने किसको सब्जेक्ट बनाया हुआ है, L को सब्जेक्ट बनाया होगा, उस केस में क्या बनता है, HE ओवर M। अब क्या पता आपने यहाँ पे LF को सब्जेक्ट बनाया है या आपने L, वो तो डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था। आई थिंक यहाँ दो तरह के होते हैं, या तो M इंटू L F होता है, या फिर M इंटू L V होता है, डिपेंडिंग अपॉन फ्यूजन हो रही है या वेपराइजेशन हो रही है। यहाँ पे भी ये L जो है वो LF है या LV है, इट डिपेंड्स के क्या बोलते हैं, आप अंग्रेजी में मेल्ट करने का जिक्र कर रहे होंगे या आप अंग्रेजी में बॉईल करने का जिक्र कर रहे होंगे, वो सिचुएशन चल रही होगी। खैर, मैंने आपको किसी की वैल्यू भी लिखवाई हुई है, किसकी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू लिखी हुई है, आपको अभी दिखाएं। मैंने इसको सब्जेक्ट बनाकर पहले कोई यूनिट्स लिखवाई, फिर वाटर की वैल्यू लिखवाई हुई। किसकी वैल्यू लिखवाई हुई थी, क्या लिखी है वाटर की वैल्यू, 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर। क्या मतलब है इस बात का, 4200 joules of energy is required to change the temperature of 1 kilogram of water by what, by कुछ ने by 1 केल्विन लिखा हुआ है, मैंने तो by 1 केल्विन लिखवाया होगा। लेकिन जब आपने वर्कशीट्स को देखा तो शायद एक सवाल था जहां क्या लिखा हुआ था, जूल्स पर किलोग्राम पर डिग्री सी, याद आ रहा है। तो हमने कहा था यार गुजारा चलाओ, क्या चलाओ जी, गुजारा क्यों चलाओ, कि अगर वो पर डिग्री सी लिख देता है तो फिर टेम्परेचर की वैल्यूज भी किस में होंगी, डिग्री सी में होंगी। हमने कहा अगर यहाँ पे जूल पर ग्राम लिख देता है तो मास की वैल्यूज किस में होंगी, ग्राम्स में होंगी। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह का मसला था ना कि सर कभी वो केजी की जगह ग्राम लिखता है, कभी वो केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस लिखता है। तो हम क्या कहते थे, परेशान क्यों नहीं होना कि अगर उसने यहां पर लिख दिया जूल्स पर ग्राम पर केल्विन तो मास किस में होगा, ग्राम में होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अगर उसने जूल्स पर किलोग्राम पर डिग्री सी तो डेल्टा टी किस में होगा, डिग्री सी में होगा, इसका डिग्री सी उसके डिग्री सी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमने अभी तक ऐसे न्यूमेरिकल्स किए हैं। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है, जैसा जी यूनिट्स का इतना बड़ा रफड़ नहीं है। लेकिन मैं यहां पर एक और बात भी समझाना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि अगर वो यहां टेम्परेचर के डिफरेंस जो है वो डिग्री सी में भी लेता है तो पता है क्यों प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परेचर डिग्री सी में हो या केल्विन में हो तो डिफरेंट होता है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा सी में हो या केल्विन में हो क्या होता है, सेम होता है। ये मैंने क्या बोला है, किसको समझ आया है, मुझे तो यहां किसी को समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं। जो डिग्री सी होता है और डिग्री वो केल्विन होता है वो अलग अलग डिफरेंट होती हैं, वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, लेकिन उनकी दो वैल्यूज में डिफरेंस में कोई फर्क नहीं है। हाँ, वो कहते हैं सर जी अगर आप बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की तो प्लीज बताइए डिग्री सी में क्या आंसर होता है, 0। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं तो डिग्री सी में क्या होता है, 100। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की केल्विन में तो क्या आंसर होगा, 273 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं केल्विन में तो क्या आंसर होगा, 373। ऐसे ही है ना। अब वैल्यूज तो डिग्री सी वाली और केल्विन वाली क्या है, डिफरेंट है, लेकिन एक सवाल है, क्या सवाल है, उनका जो चेंज इन टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट से लेकर बॉइलिंग पॉइंट तक, प्लीज बताइए चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सी क्या है, 100। चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन क्या है, वो भी 100 है। बात समझ आएगी नहीं, टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री में और केल्विन में वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जब हम चेंज निकालते हैं, चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सी में जितनी होती है और केल्विन में जितनी होती है क्या होता है, सेम होती है। होती कि नहीं होती। एक काम करें, आप नोट्स में एक पेज पीछे जाएं, जहां पे आपने क्या लिखा हुआ है, जहां पे आपने टेम्परेचर लिखा हुआ है, जहां पे आपने टेम्परेचर की यूनिट्स लिखी हुई हैं,
जहां पे आपने टेम्परेचर की वैल्यूज लिखी हुई हैं, डिग्री सेल्सियस में भी लिखी हुई हैं और केल्विन में भी लिखी हुई हैं। वहां चले गया, आपने एंड पे वहां क्या बनाया हुआ है, एंड पे थर्मोमीटर बनाया हुआ है। थर्मोमीटर पे आपने लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट मेंशन किया हुआ है। लोअर फिक्स्ड पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोला हुआ है, अपर फिक्स्ड पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोला हुआ है, ठीक है। और जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है जिसको आपने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोला है, वहां वैल्यू क्या लिखी हुई है, 0 डिग्री सी। उस 0 डिग्री सी के आगे लिखें 273 केल्विन। 0 डिग्री सी के आगे क्या लिखें, 273 केल्विन। और जो अपर फिक्स पॉइंट है जिसको आपने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोला हुआ है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, 100 डिग्री सी। उसके आगे क्या लिख दें, 373 केल्विन। उसके आगे क्या लिखें, 373 केल्विन। अब मेरा आपसे एक सवाल है, नीचे 0 लिखा हो और ऊपर 100 लिखा हो, बीच में कितनी लाइनें लगाई आपने, 100 लाइनें। तो हर लाइन का मतलब क्या था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अच्छा, इसी तरह नीचे लिखा हो 273 केल्विन, ऊपर लिखा हो 373 केल्विन, तो फिर बीच में 100 लाइनें लगा दूं तो क्या होगा, हर लाइन का मतलब क्या होगा, एक एक केल्विन ऊपर जाएगा ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं समझाना चाहता हूं आपको कि टेम्परेचर की वैल्यू इन द डिग्री सी एंड टेम्परेचर की वैल्यू इन द केल्विन, दे आर डिफरेंट वैल्यूज, बट टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू इन द डिग्री सी एंड टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू इन केल्विन, दे आर सेम वैल्यूज। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो एक काम करेंगे, इस टेम्परेचर वाले कॉलम में जाकर आखिरी नोट लिखें। अगर एंड पे जगह नहीं है तो उस पेज के हेडर पे जाकर एक नोट लिखें। टेम्परेचर वाले पेज पे जाएं और उसके हेडर पे जाके कुछ लिखेंगे जी। क्या लिखना है, लिखिए जी, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, the value of temperature at any point, the value of temperature at any point is different in degree C and Kelvin. The value of temperature at any point is different in degree C or Kelvin. इन डिग्री सी एंड केल्विन या इन डिग्री सी और केल्विन। तो पहला जुमला क्या लिखा कि द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज एट एनी पॉइंट इज डिफरेंट इन डिग्री सी और, बट द वैल्यू ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर, बट द वैल्यू ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर, बट द वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे जी, but the value of change in temperature during any stage, but the value of क्या, change in temperature during any stage is same in what, in degree C or Kelvin, in degree C or Kelvin। सो बताना मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं टेम्परेचर इन केल्विन की, या मैं बात करूं टेम्परेचर इन डिग्री सी की, तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी, सेम या डिफरेंट होंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं डेल्टा टी की इन केल्विन, या बात करूं डेल्टा टी की इन डिग्री सी, इनकी वैल्यूज क्या होंगी, इनकी वैल्यूज सेम। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जब आप टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में निकालेंगे या डिग्री में निकालेंगे, तो हाँ वो वैल्यूज, तो एक को आपने कह दिया 0 डिग्री और उसी को कहते 273 केल्विन, एक को आपने कह दिया 100 डिग्री, उसी को कहते 373 केल्विन। तो वैल्यूज क्या हो गई, एट एनी पॉइंट वैल्यूज डिफरेंट हो गई। लेकिन 0 से 100 डिग्री सी तक डिफरेंस और 273 केल्विन से 373 केल्विन तक का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो दोनों तरफ सेम है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सो आई बिलीव इस वजह से, किस वजह से, कि जिस भी किसी फॉर्मूला में क्या इन्वॉल्व होगा, डेल्टा टी इन्वॉल्व होगा। कौन इन्वॉल्व होगा, तो वहां पर आप डेल्टा टी केल्विन में लें या डेल्टा टी
डिग्रीज में लें, मुझे प्रॉब्लम नहीं। बात समझे कि नहीं? इस वजह से क्या हुआ था, इस वजह से इधर वो क्या करते थे, कभी जूल्स पर केजी पर डिग्री सी या जूल्स पर केजी पर। तो लो जनाब साहब, आप एक काम करेंगे, अब वापस हैं अपने नोट्स के एंड पर, जहां पर भी आप मौजूद थे, एंड पर आ रहे हैं। हाँ उधर बस कर दें, वापस आ जाए इधर। आपने एंड पे क्या लिखा हुआ है, आपके पास आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी आपने यूनिट्स क्या मेंशन की हुई हैं, जूल्स पर केजी पर केल्विन। एक काम करें, ध्यान रखें ना, आपने जूल्स पर केजी पर केल्विन कहां लिखा होगा, इस तरह का फॉर्मूला लिखा होगा। इसके आगे क्या लिखा होगा, जूल्स पर केजी पर, यहीं पर क्या लिखें, और व्हाट, और लगा के लिखें, और क्या, जूल्स पर केजी डिग्री सी। ऐसा यूनिट तो जूल्स पर केजी पर केल्विन बनती है, लेकिन कल के लेक्चर में जाकर जहां ये फॉर्मूला लिखा है उसके सामने यूनिट लिखी है, उसके सामने एक और यूनिट लिख दीजिए, जूल पर केजी पर डिग्री सी भी लिख दीजिए, और बताइए कि ये क्यों एक्सेप्टेबल है, बताइए कि क्यों एक्सेप्टेबल है। इन दिस स्टेज, इन दिस केस, डेल्टा टी की यूनिट्स इन डिग्री आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल, बिकॉज क्यों, बिकॉज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इन केल्विन इज इक्वल टू क्या, द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो एक काम करें, इस कॉलम में और आखिरी नोट लिखें, द वैल्यू, बल्कि द यूनिट ऑफ, इसी पहले कॉलम में जी, एंड पे आकर यहां जो चल रहा है काम, उसके अंदर जाकर क्या लिखना चाहते हैं हम, इधर जाके लिखें, द यूनिट ऑफ सी इक्वल्स टू, द यूनिट ऑफ सी इक्वल्स टू क्या, जूल्स पर केजी पर डिग्री सी इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। द यूनिट ऑफ सी इक्वल्स क्या, इक्वल्स टू क्या, जूल्स पर केजी पर डिग्री सी is also acceptable because क्यों जी, because the value of delta t, because प्लीज साथ साथ लिखते रहें, because the value of delta t is क्या, because the value of delta t is equal, but एक सेकंड, because the value of delta t in degree C is equal to the value of delta t in Kelvin, because the value of delta t in degree C is equal to the value of delta t in Kelvin। जी तो भाई कुछ मसला हल हो रहा है? क्या मसला पैदा हो गया था, मुझसे क्लास के बाद किसी ने मुझसे पूछा था कि सर ये यूनिट्स का क्या मसला है, क्या नहीं है। आप तो कहते हैं कि एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट फॉर्मूले को देखा जाए तो बनती है इसकी जूल्स पर, इसकी केजीज, इसकी केल्विन्स। तो मैंने कहा जी ठीक है, जूल्स पर केजी केल्विन। लेकिन सवालों को देखा जाए तो कभी कभार क्या करते हैं, वो करते हैं जूल्स पर केजी पर डिग्री सी। ये कैसा मजाक है कि वो क्यों एक्सेप्टेबल क्यों है? आई थिंक मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूं कि इन दिस केस जूल्स पर केजी पर डिग्री सी क्यों एक्सेप्टेबल है, बिकॉज जनाब साहब जो वैल्यू डेल्टा टी की इन द डिग्री सी आती है वही वैल्यू डेल्टा टी की इन द केल्विन आती है। मिसाल में एक और दे देता हूं कि जी रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं, 25 डिग्री सी। मुझे रूम टेम्परेचर से बॉडी टेम्परेचर तक का डिफरेंस पता करना है। क्या पता करना है जी? अच्छा मुझे बताएं जी रूम टेम्परेचर की क्या वैल्यू है, 25 डिग्री सी, और क्या बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सी। व्हाट इज इनका डिफरेंस, 12। अच्छा अब यही चीज मुझे किस में करनी है, केल्विन में। मुझे बताएं बॉडी टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है, चेक करिए जरा, इसमें 273 ऐड करें ना, कितना आता है 310 केल्विन। रूम टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है, इसमें 273 ऐड करें 298 केल्विन। इनका डिफरेंस निकालें तो कितना आता है सर, डिफरेंस तो ये भी 12 ही है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी स्टेज में वैल्यूज कैन बी डिफरेंट बट द डिफरेंस विल बी
सेम। तो जब डिफरेंस सेम है, मुझे बात बताएं, इस फॉर्मूले में टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है कि डिफरेंस पुट करना है? डिफरेंस पुट करना है ना। टी लिखा हुआ है कि डेल्टा टी लिखा हुआ है? डेल्टा टी लिखा हुआ है ना। तो अगर डेल्टा टी लिखा हुआ है तो किसी को मसला इस बात से कि जी मैं डेल्टा टी जो है वो क्या कहते हैं डिग्री सेल्सियस में लेता हूं, या डेल्टा टी जो है वो मैं केल्विन में लेता हूं? किसी को प्रॉब्लम इस बात से? एनीवन? आई थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप में से किसी के पास कोई सवाल अभी भी है तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए। कि यूनिट्स के तौर पर जूल पर केजी पर डिग्री सी क्यों एक्सेप्टेबल है? बिकॉज टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, जो डेल्टा टी है, वो आप केल्विन में लें या आप डिग्री में लें, मुझे कोई फर्क, फर्क तब कब पड़ेगा? जब सिर्फ टी होगा। क्या होगा? तब मैं बताऊंगा किसमें जरूरी है। जब सिर्फ टी होगा तब क्या जरूरी होगा? तब केल्विन में मेंशन करना जरूरी होगा। डेल्टा टी है तो डिग्रियों में करें या केल्विन में करें, दोनों वैल्यूज आपस में सेम होती हैं। आई वुड लाइक ये भी कहीं लिखें यार, जहां पे भी आपने टेम्परेचर वाले पेज पे लिखा उधर लिखें, या जो आखिरी वाला पेज अभी लिखा उधर लिखें, कहीं पे भी ये सिंबल्स लाजमी मेंशन कर दीजिए। जी जनाब साहब। एक तरफ तो ये वाली बात हो गई, शहीद आदिल, शाहवीर आदिल। बेटा जयेंद्र चेक करके रहे भाई। सुना जनाब साहब जरा। सो सेकंड कॉलम में जाते हैं जी। सेकंड कॉलम में कोई रफा है जी? सेकंड कॉलम में क्या बातें चल रही हैं? अजाम कॉपी दिखाएं। सेकंड कॉलम में हमारे पास वो लेटेंट हीट वाला कॉलम चल रहा है। लेटेंट हीट वाले कॉलम में आई डोंट थिंक के किसी किस्म का प्रॉब्लम होना चाहिए। बुनियादी तौर पर हमने फॉर्मूला निकाला था ml, बाद में हो गया mlf या mlv हो गया। ये डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन चल रही है कौन सी नहीं। ठीक है, फिर हमने वहां पे जब lf को या lv को सब्जेक्ट बनाया तो क्या बना? वो ये बना जी He/m। इनकी यूनिट्स अगर चेक करूं तो क्या है? इनकी यूनिट्स में सर जी ऊपर है जूल्स, नीचे केजी ही है। तो यहां तो केल्विन वाला या डिग्री वाला मसला ही क्यों नहीं है? क्योंकि जब स्टेट चेंज हो रही होती है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। वो क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है। उस वक्त सारी एनर्जी सिर्फ किस काम आती है? स्टेट चेंज करने के, या बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स को ओवरकम या ब्रेक करने के, या पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन को ज्यादा करने में, टेम्परेचर ज्यादा करने में काम नहीं आती। बहरहाल हमने क्या किया, वहां पे ना एक वैल्यू लिखी हुई है, एक लिखी है, दो लिखी है। कौन सी वैल्यू लिखी हुई है वहां पे? वहां पे आपने LV ऑफ वाटर लिखा हुआ है या LF ऑफ आइस लिखा हुआ है? आई थिंक दोनों लिखे होंगे, मैंने दोनों लिखवाए थे। प्लीज बताएं क्या क्या लिखाया हुआ है? पहले क्या लिखा हुआ है? LF ऑफ आइस लिखा होगा। बताएं जी यहां पे LF ऑफ आइस कितना लिखा हुआ है? 330, फिर 3 और 0, ये लिखा हुआ है 330,000 जूल्स। क्या? जूल्स पर केजी। फिर बताएं LV ऑफ वाटर भी लिखा होगा, वो कितना लिखा है? 225, कितने जीरोस? जूल्स पर केजी। ओके, अब मुझे बात बताएं, ऊपर वाला है 330,000, नीचे वाला है पता नहीं 2 लाख, तो पता नहीं चेक करें क्या जी। खैर मुबारक जनाब साहब, क्या हुआ? पता नहीं, मुझे नहीं पता चला है जी। खैर बहरहाल सुने जनाब साहब, क्या बात हो रही है? क्या बात हो रही है जी? पता नहीं कुछ हो रही है। यहां पे 2 वैल्यूज लिखी हुई है आपने बजान एक लिखी हुई है। आई वुड लाइक के दोनों वैल्यूज मेंशन करें, बिकॉज दोनों वैल्यूज पे एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी। इन वैल्यूज को जरा कंपेयर करें कि सर जी यहां क्या चल रहा है। वो क्या कहते हैं उर्दू में? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कभी आपने ऐसे पढ़ा है? सुन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,30,000। ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़।
नहीं 10,000, हाँ 10 लाख, तो हो गए 3,30,000, ये क्या हो गए 22,50,000। ओके जी, ये मैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार कह रहा था। ये क्या होता है, ये होता है वो यूनिट 10, 100,000, वो 10,000 और लाख के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो वैसे दो वैल्यूज में मैं जो कंपैरिजन डेवलप करना चाहता हूं, मुझे बस आप एक बात बता दीजिए, मेल्ट करते वक्त जो कांस्टेंट है वो है 3,30,000, कितना? बॉयल करते वक्त का कांस्टेंट जो वो क्या है 22 लाख। यार ये क्या बराबर है, एक तरफ 3,30,000, एक तरफ 22,50,000। आपने एक चीज को ऑब्जर्व किया है कि जो स्पेसिफिक लेटेंट, हालांकि मटेरियल तो सेम है, मटेरियल कौन है, वाटर ही है, मतलब आइस वाले वाटर को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कांस्टेंट रिक्वायर्ड है, 3 लाख वाला। उसी लिक्विड वाटर को स्टीम वाले वाटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कांस्टेंट रिक्वायर्ड है, 22 लाख वाला। ये इतना बड़ा फर्क क्यों आ रहा है दोनों कांस्टेंट्स के अंदर, मुझे इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करनी है। इससे पहले कि मैं बात करूं, आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन, जनाब जी क्यों, मतलब वो कहते हैं सर जी बॉयल करने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है और मेल्ट करने में कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया आप मुझे कुछ और। जी हाँ, वो कहते हैं सर जी पहले वाले प्रोसीजर में फोर्सेस को जस्ट ओवरकम करना है, बाद में फोर्सेस को कंप्लीटली, तो सेम काम तो नहीं कर रहे हम, एक वक्त पहले वक्त में आसान काम हो रहा है, जस्ट ओवरकम करना है, टाइट को लूज करना है, बाद में कंप्लीटली क्या करना है, ब्रेक करना है, लूजली पैक्ड सिस्टम को वेरी फार अपार्ट करना है। आई बिलीव बिल्कुल सही लिखी है वैल्यूज, ये जो आपकी लेटेंट हीट ऑफ, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जो वैल्यू है वो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू से बहुत कम है, या वेपराइजेशन वाली वैल्यू बहुत ज्यादा क्यों है इस वजह से कि सर जी क्या हो रहा है, उधर हमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्यों बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, बिकॉज क्या हो रहा है जी, सर जी पार्टिकल्स को जस्ट ओवरकम नहीं बल्कि कंप्लीटली क्या करना है, उनकी फोर्सेस को कंप्लीटली ब्रेक करना है। तो फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स को कंप्लीटली ब्रेक करने के लिए, पार्टिकल्स को एक दूसरे से फ्री करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, जस्ट लूज करने के लिए, या क्या बोलते हैं फोर्सेस को जस्ट ओवरकम करने के लिए कम एनर्जी है, कंप्लीटली ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी है। मैं इस कॉलम में भी एक छोटा सा सवाल लिखवाना चाहूंगा, why the LF या why the LV is greater than LF। ये लो जरा साहब, इस कॉलम में जाओ सवाल लिखो, why LV is greater than LF, why LV is greater than LF। मेरे ख्याल से तो हमेशा ही, मतलब हर सब्सटेंस में केस होना चाहिए। क्यों, अभी तो मैं वाटर की मिसाल दे रहा हूं, लेकिन हर सब्सटेंस में केस क्यों होगा जी, हर सब्सटेंस में सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर जस्ट ओवरकम, और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। तो दिस डिफरेंस इज अ ह्यूज डिफरेंस, एंड आई बिलीव हमें वैल्यूज के हिसाब से ये फर्क बहुत वाजिया तौर पर 3 लाख और 22 लाख के केस में नजर आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं, लिखिए जी, बिकॉज ड्यूरिंग वेपराइजेशन द forces of attraction between the particles are completely broken, because during vaporization the what, forces of attraction between the particles are क्या बच्चों, are completely broken, which requires more amount of energy, which requires more amount of energy which requires
शावीर आदल आप प्लीज जाएंगे। विच रिक्वायर्स क्या? मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू फ्यूजन। एज कंपेयर टू फ्यूजन, क्यों? वहां क्या होता है? where the forces of attraction between the particles are just overcome, which requires more amount of energy as compared to fusion, where the forces of attraction between the particles are what? Are just overcome. Are just overcome. जी तो जनाब साहब, यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। जी, 1000 जूल्स। आगे, असल में जो आप मुझसे जूल का मीनिंग पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि मैंने अभी आपको प्रॉपर्ली एनर्जी की सारी किस्में नहीं पढ़ाई। आप मुझे जूल की मीनिंग पूछेंगे तो मैं किसी न किसी एनर्जी के हिसाब से जवाब दूंगा ना। तो अभी किस हिसाब से जवाब दूं? अभी आपको मैं क्या बोलते हैं, हीट वाले हिसाब से जवाब दूंगा। और हीट वाले हिसाब में आपको हीट कैपेसिटी वाले हिसाब से जवाब दूं या आपको लेटेंट हीट वाले हिसाब से जवाब दूं? चलो मैं लेटेंट हीट वाले हिसाब से जवाब दे देता हूं। लेटेंट हीट वाले हिसाब से जवाब दूं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के हिसाब से जवाब दूं कि वेपराइजेशन के हिसाब से जवाब दूं? मैं आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के हिसाब से जवाब दे देता हूं। मैं यहां से आपको 1 जूल के हिसाब तो नहीं समझा सकता, लेकिन आपको मैं 1 जूल पर केजी का हिसाब समझा सकता हूं, बल्कि 1 जूल का भी नहीं, मैं आपको 3,30,000 जूल्स का मतलब समझा सकता हूं। कैसे? कि यू टेक 1 किलोग्राम ऑफ आइस, कितनी, and you want to melt that ice at 0 degree C, the amount of energy that will be required would be क्या? 3,30,000 joules of energy would be required। तो मैं आपको 1 जूल का मतलब अभी नहीं पढ़ा सकता। कितनी जूल का मतलब सीखें? 3,30,000 जूल किस काम आएगा? 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के काम आएगा। और 1 किलोग्राम वाटर को उबालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? दैट इज उससे भी बहुत ज्यादा, 22,50,000 जूल्स की एनर्जी चाहिए 1 केजी पानी को कंप्लीटली बॉईल करने के लिए। तो जिस वक्त वो चूल्हा जल रहा होता है, उसके ऊपर पानी पड़ा हुआ होता है, और पानी जब उबल रहा होता है, उस वक्त 1 केजी पानी अगर आपने उबाल दिया है तो समझो आपके चूल्हे ने कितनी एनर्जी निकाली? 2,25,000 नहीं, 22,50,000 जूल्स की एनर्जी उसने पैदा की है। बल्कि मैं काम करता हूं, एक काम करते हैं जनाब साहब, आपको याद है आपने हीटिंग कर्व बनाई थी? किस चीज की हीटिंग कर्व बनाई थी? आइस की। आइस कब था वो? उधर वाले में क्या बोलते हैं उसको, आपकी केमिस्ट्री वाली वर्कशीट के अंदर, नोट शीट के अंदर हीटिंग कर्व बनाई थी ना आपने। किसकी? आइस कहां से स्टार्ट हुआ था? -10 डिग्री से स्टार्ट हुआ था। कहां लेकर गए थे? नहीं, हीटिंग कर्व में पूरा कांटा लेके थे, मेरे हिसाब से 110 तक लेके गए थे, या 110 से 120 तक मैंने उसका ग्राफ बनाया होगा। एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, आप ना एक सवाल लिखें भैया, कॉलम्स बराबर करें, कॉलम्स बराबर करें, सवाल लिखें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। कॉलम्स बराबर कर दें, बराबर कर दें, यस बिल्कुल बंद कर दें। नीचे एक सवाल लिखें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। Calculate the amount of heat energy required to change 2 kilogram of ice, to change 2 kilogram of ice at -10 degree C, to change क्या change करना चाहिए? To change 2 kg of ice at -10 degree C to steam at 120 degree C। तो जनाब साहब क्या करना है जी? प्लीज बताएं मैंने क्या बोला है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या करने के लिए? टू चेंज कितना? 2 किलोग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सी, कहां तक ले जाना है? अब टू स्टीम एट 120। तो मुझे लगता है मैं ना पहले इसका अगर
हीटिंग कर्व बना लूं तो किसी को मसला है? आपने वो केमिस्ट्री की शीट में हीटिंग कर्व बनाया हुआ है ना, आइस एट -10 से लेकर स्टीम एट 120 तक गए हुए हैं। तो अगर मैं उसी को पहले बना के आपको समझाऊंगा तो मुझे लगता है बहुत आसान कर दूंगा बात को। कैसे? सुने, एक काम करें, इसके जवाब में पहले क्या करें, ड्रॉ द हीटिंग कर्व फॉर दिस प्रोसीजर, फॉर दिस प्रोसेस। जवाब में पहला काम क्या करें, ड्रॉ द हीटिंग कर्व फॉर दिस प्रोसेस। जी जी, सवाल के जवाब में लिखें, ड्रॉ द हीटिंग कर्व फॉर दिस प्रोसेस। Draw the heating curve for this process. उसके बाद मैं बताता हूं कि जवाब मैंने कैसे निकालना है। यहां क्या होगा जी, कोई भी टाइम इन सेकेंड्स, यहां क्या होगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। कहां से बात स्टार्ट हो रही है, -10 से आप बात स्टार्ट करेंगे। और मेरे पास स्पेशल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक 0 और एक 100 और एक 120। आपका आइस एट -10 से स्टार्ट हुआ है ना, आइस -10 से स्टार्ट होगा तो मुझे बताएं हीटिंग कर्व कैसी होगी, जरा सबके सब लाइन लगा के दिखाएं जी। पहले किधर जाऊं, पहले -10 से कहां तक, सीधा 120 तक, फिर कहां तक, पहले 0 तक जाएंगे जी, ऐसे फिर 0 पे क्या करूं, 0 कौन है सर जी, 0 कौन है, 0 इज द मेल्टिंग पॉइंट। अगर 0 मेल्टिंग पॉइंट तो क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट पर, सर जी ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है तो यहां पर लाइन। ऐसे एक सवाल पूछूं आपसे, अभी अभी आपने पढ़ा है LF और LV का फर्क, LF थोड़ा है और LV, एक सवाल पूछना है आपसे यार, प्लीज लिखना छोड़ेंगे सबके सब, प्लीज लिखना छोड़ेंगे सबके सब। मुझे एक बात बताएं, जब मेल्ट होगा तब भी हॉरिजॉन्टल लाइन है और जब बॉयल होगा तब भी। एक सवाल है बस, कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन ज्यादा लंबी होगी, किस में ज्यादा टाइम लगेगा, कौन सी वाली में, बॉइलिंग वाली। क्यों ज्यादा टाइम क्यों लगेगा सर, वहां पे लंबा प्रोसेस है, वहां की एनर्जी की रिक्वायरमेंट, अगर सेम हीटिंग सोर्स है तो टाइम वहां ज्यादा लगेगा। मुझे लगता है मैं यहां हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ी छोटी लगाऊंगा, फिर जब मेल्टिंग हो गया कहां जाऊं, 100 तक। यहां क्या करूं, वहां 3 लाख के हिसाब से इतनी लाइन है तो 22 लाख के हिसाब से फिर इतनी लंबी लाइन लगाऊंगा। क्या करूंगा जी, समझ आ रही है कि नहीं आ रहा है, खैर फिर क्या करूं, यहां से 120 तक फिर जाएं। हेलो जी, मैं इसके डिटेल में क्यों नहीं जा रहा, मैंने पहले से पढ़ाया हुआ है, बस एक चीज की डिटेल सुना दी है। बनाऊंगा तो जवाब निकलेगा ना भाई, इसको बनाऊंगा तो जवाब निकलेगा ना। आपको याद है आपने इसका पूरा टेबल बनाया हुआ था बच्चों, इसका टेबल याद है कि नहीं याद, A से B ये हो रहा है तो B से C ये हो रहा है, तो C से D ये हो रहा है, तो D से E ये हो रहा है। अच्छा, मैं भी अभी क्या करना चाहता हूं, मैं इधर भी टेबल बनाना चाहता हूं, लेकिन अब मैं टेबल में क्या करूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं टेबल में क्या करूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज A B C D E और F। अगर मैं इसका टेबल बनाऊं कि कौन सी स्टेज लगेगी, कौन सी स्टेज की बात हो रही है, स्टेज कौन सी जी, A से B, फिर B से C, फिर C से D। हर स्टेज का मुझे क्या देखना है, आपने केमिस्ट्री वाली नोट शीट में क्या देखा है कि A से B में टेम्परेचर को क्या हो रहा है, A से B में, सर B से C में टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टेज चेंज हो रही है, पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है, मेल्टिंग हो रही होगी, क्या फॉर्मूला लगाऊं, MLF, M कितना है 2, LF कितना है 3,30,000। क्या जवाब आता है 6,60,000। फिर C से D में क्या हो रहा है बच्चों बताएं जी, सर जी दोबारा टेम्परेचर राइज हो रहा है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, MC डेल्टा T। M वंस अगेन 2 kg है, C कितना है 4200 है, डेल्टा T। C से D में टेम्परेचर कहां से कहां गया, 0 से 100 किधर गया, कितना टेम्परेचर चेंज आ रहा है 100। क्या आंसर आता है 8 4 1 2 3 4 zeros। ओके, D से E में क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्टेज चेंज हो रही है, कौन सी वाली, पहली हॉरिजॉन्टल दूसरी हॉरिजॉन्टल,
दूसरी हॉरिजॉन्टल में मेल्टिंग होती है, बॉइलिंग होती है? बॉइलिंग होती है बच्चों। क्या होता है, क्या फॉर्मूला लगाऊं? ml v ms2 v lv कितना है? 22,50,000। क्या जवाब आ रहा है? बताओ जी कितना आता है? 45 आई गेस, 45 lakhs। ओके जी, हेलो। फिर आखिरी स्टेज कौन सी रह गई है? ई से एफ वाली। ई से एफ में क्या हो रहा है? टेम्परेचर राइज हो रहा है। क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? mc डेल्टा टी। m कितना है? 2। c कितना है? 4200। डेल्टा टी कितना हो रहा है अभी? ई से एफ तक कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है? 100 से 120। देखें इस केस का डेल्टा टी कितना था? ए से बी में डेल्टा टी वाज, इधर था डेल्टा टी कितना? 10। फिर इधर डेल्टा टी कितना है? 100। फिर इधर डेल्टा टी कितना है? बताओ जी। 20। बच्चों बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इधर से इधर तक -10 से 0 तक कितना टेम्परेचर चेंज हुआ? 10। फिर 0 से 100 तक कितना चेंज हुआ? 100। फिर 100 से 120 तक कितना चेंज हुआ? 20। किसी को मसला इस बात से? सो यू सी व्हाट इज हैपनिंग। m is 2 kg, c is 4200, डेल्टा t is कितना? 20। प्लीज बताएं क्या आंसर आता है? क्या बताओ जी क्या आंसर आएगा? 16830 क्या जूल्स। टोटल एनर्जी अगर निकालनी है, क्या सवाल था? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 2 kg ऑफ आइस फ्रॉम दिस -10 टू 2 kg ऑफ आइस एट दिस। तो क्या करूं? टोटल करें। टोटल करें सबको टोटल करेंगे इन सारी वैल्यूज को, क्योंकि मुझे पूरे प्रोसीजर की एनर्जी चाहिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्या? टू चेंज 2 kg ऑफ आइस एट, ध्यान दीजिए बेटा, टू चेंज 2 kg ऑफ आइस एट क्या? -10 डिग्री सी टू 2 kg ऑफ स्टीम एट 120 डिग्री सी। तो यहां से वहां तक कितनी स्टेजेस थी? 1 2 3 4 और ये 5। तो इन पांचों स्टेजेस की एनर्जीज को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, ताकि आपको टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का पता चल जाए जो इस पूरे काम के लिए इस्तेमाल हुई है। बताइए जनाब साहब कितनी है टोटल एनर्जी? 6252 62,52,000 जूल्स ऑफ एनर्जी चाहिए। क्या करने के लिए? 2 किलोग्राम बर्फ को फ्रीजर से निकालकर क्या करने के लिए? स्टीम तक लेके जाने के लिए, बिल्कुल उबाल कर स्टीम बनाने के लिए इतनी ढेर सारी एनर्जी चाहिए। अब इसमें से बता दीजिए कि 1 जूल क्या होता है। अब 1 जूल का अंदाजा लगा दीजिए, उससे तो शायद ही कुछ भी नहीं होता होगा। अगर हमने 2 किलोग्राम बर्फ को पिघलाकर फिर उबालकर फिर बिल्कुल स्टीम तक लेके जाना है तो 62,52,000 जूल्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो मैं यहां पर 1 जूल का मीनिंग नहीं पढ़ाना चाहता। इसके मुकाबले में 1 जूल बहुत छोटी चीज हो जाएगी, उसको हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकेंगे। बहरहाल मैं जो समझाना चाहता था मैं आपको समझा चुका हूं। आप में से किसी के पास अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं। एट दिस स्टेज जितना इनिशियली, क्योंकि अभी मैंने प्रॉपर थर्मल फिजिक्स तो स्टार्ट नहीं किया ना, मैंने प्रॉपरली थर्मल फिजिक्स स्टार्ट किया नहीं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं तो बेटा आपको फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा रहा था। मैं तो आपको बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ा रहा था। मैं तो उस बेस और डिराइव्ड के चक्कर में आपको टेम्परेचर एंड हीट पढ़ा रहा हूं। एंड आई थिंक मुझे यहाँ पे जैसे लेंथ के साथ जितना एरिया वॉल्यूम पढ़ाना था मैंने एक दफा बस कर दी, मास के साथ जितना वेट डेंसिटी पढ़ाना था करा दिया, टाइम के साथ जितना टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी पढ़ाना था पढ़ा दिया, टेम्परेचर के साथ भी जितना लेटेंट हीट या हीट कैपेसिटी पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका हूं। आप अभी भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हाथ खड़ा कर दीजिए। जी नहीं होता होगा, MLS कर दें उसको, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। बहरहाल कोई और सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। उन्होंने कहा सर आपने फ्यूजन का फॉर्मूला पढ़ा दिया है, आपने वेपराइजेशन का फॉर्मूला पढ़ा दिया है,
तो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट सब्लाइम करते हैं, उसका फॉर्मूला क्यों नहीं पढ़ाया? तो वो वैसे हमारे पास फिजिक्स में नहीं आता, किधर आता है? केमिस्ट्री के सवालों में आता है, तो वहां हमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बस अंडरस्टैंडिंग आती है। अगर यहां भी आ गया न्यूमेरिकल तो क्या होगा? ML ही होगा, बस उसको LF नहीं कहूंगा, उसको LV नहीं, क्या कहूंगा उसको? उसका नाम LS रख देंगे भाई, ठीक है? उसकी वैल्यू गिवन होगी, पुट करेंगे, जवाब आ जाएगा। किसी को मसला इस बात से? होपफुली हो जाना चाहिए।